अच्छा जी। अभी हम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं बच्चों, आपका जो है टॉपिक। और सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस करना है, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट टाइम बच्चों कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? कैरियर और साइटोप्लाज्म और ये सारा कुछ, ठीक है। ओके जी। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने लगे हैं वो है बच्चों टीसीए साइकिल है। थोड़ा सा एक्टिव बैठना है। देखो यार, मैं आप लोगों को ना सीधी बात बताता हूँ। आप लोगों ने बच्चों सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा देर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 मिनट एक्टिव बैठना है, और उसके अंदर हमने ना बहुत ज्यादा चीजें कवर कर लेनी है। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने तीन चीजें कवर करनी है। बल्कि ग्लूकोज वाला करते थे हम, G6PD पे पहुंचे हुए थे, ठीक है। इसके बाद हम टीसीए साइकिल करेंगे। G6PD एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ये करके उसके बाद हम टीसीए साइकिल की तरफ आते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखें, आपको इस बात का पता होना चाहिए यार कि सबसे पहले होता क्या है। आपने कहना है कि जस्ट इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चों कि एक बंदा है जिसने ग्लूकोज ली, ठीक है। ग्लूकोज किस में तब्दील होती थी? विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। जी बच्चों, अब ये बताएं, ग्लूकोज किस में तब्दील होती थी? जल्दी जल्दी, ग्लूकोज किस में तब्दील होती थी बच्चों? ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील होती थी। किसमें? ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील होती थी। ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में तब्दील होती थी? फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील होती थी। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट किस में तब्दील होती थी? फ्रुक्टोज 1 6 फास्फेट के अंदर तब्दील होती थी। अब एक लम्हे के लिए कुछ यूं समझिए कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट के अंदर ग्लूकोज ले लिया है, उस बंदे ने बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट के अंदर ग्लूकोज लिया है, तो क्या ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर जो तब्दील होती है, इधर से ये ग्लूकोज किसी और रास्ते के अंदर भी जा सकती है। वो रास्ता जिसको आप कहते होते हो, इसका नाम होता है HMP शंट पाथवे। क्या होता है? एक तरह का HMP शंट पाथवे कहते होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमने ये कहना है कि ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील हुई। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील हुई। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट के अंदर ग्लूकोज ले रहा है, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर ही सिर्फ तब्दील नहीं हो, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील होने के साथ साथ ग्लूकोज 6 फास्फेट सिर्फ फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर ही तब्दील नहीं होती, बल्कि ये अल्टरनेटिव पाथवे चला जाता है। ये पाथवे का मारता है, एक तरह का शंट मारता है, और ये अल्टरनेटिव रास्ता इख्तियार कर लेता है। अब जब ये अल्टरनेटिव रास्ता एक इख्तियार करता है, तो इसको हम कहते होते हैं HMP शंट पाथवे। क्या कहते हैं? एक तरह का HMP शंट पाथवे कहते होते हैं। तो आपने इस तरह याद रखना है। अब इस HMP शंट पाथवे के अंदर क्या होता है कि सबसे जो पहला एंजाइम होता है उसका नाम होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्या होता है? एक तरह का ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम क्या करता होता है बच्चों? के ये NADP प्लस को NADPH के अंदर तब्दील कर देता है। किसके अंदर तब्दील करता है? आपने कहना है कि NADP प्लस को NADPH के अंदर तब्दील कर देता है, और इससे जो सब्सटेंस बनता होता है उसको हम कहते होते हैं 6 फास्फोग्लूकोनेट। क्या कहते बनते हैं? एक तरह का 6 फास्फोग्लूकोनेट बनता होता है। ठीक हो गया। अभी तक मैंने जो सारी की सारी बातें की है, मैंने क्या कहा बच्चों? मैंने ये बात की थी कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर होता क्या है। आपने ये कहना है कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर ये होता है कि ये जो ग्लूकोज है, ये किसके अंदर तब्दील होती है? ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील होती है। ग्लूकोज 6 फास्फेट आपकी फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील होती है। आगे आपने कहना है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट आपकी सिर्फ और सिर्फ फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील नहीं हो रही होती, बल्कि इसके साथ ये शंट मार के आपका HMP शंट पाथवे के अंदर भी जा सकती है। और वो एंजाइम जो ग्लूकोज 6 फास्फेट को शंट मरवाने में हेल्प करता है, उसका मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है, ये क्या काम करता होता है? आपने कहना है कि ये आपका NADP प्लस को NADPH के अंदर तब्दील करता है। किसमें तब्दील करता है? NADPH के अंदर तब्दील करता है। उसके बाद आपने कहना होता है बच्चों कि यहाँ पे जो बनता है उसको हम कहते हैं 6 फास्फोग्लूकोनेट। क्या कहते हैं? एक तरह का 6 फास्फोग्लूकोनेट कहते होते हैं। उसके बाद बच्चों इस तरह साइकिल चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। और आपने ये कहना होता है कि इसके नतीजे में एक और सब्सटेंस बनता है जिसको हम कहते हैं राइबोलोज 5 फास्फेट। क्या कहते हैं? एक तरह का राइबोलोज 5 फास्फेट कहते होते हैं। जब ये राइबोलोज 5 फास्फेट बनता है, तो यहाँ से भी आपका क्या होता है कि NADP प्लस आपका किसमें तब्दील होता है? NADPH के अंदर तब्दील हो रहा होता है।
अब एक बात आप लोगों ने बच्चों अपने जहन के अंदर रखनी है, वो क्या है? आपने बच्चों ये जहन के अंदर बात रखनी होती है कि ये जो राइबोलोज 5 फास्फेट है ना, ये आगे एक और सब्सटेंस के अंदर यहाँ से तब्दील होता है जिसका नाम होता है राइबोज 5 फास्फेट। क्या होता है? एक तरह का राइबोज 5 फास्फेट। बच्चों राइबोज 5 फास्फेट जो होता है ना, ये आगे आपकी न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करवाता होता है। क्या करता है? एक तरह का ये राइबोज 5 फास्फेट आपका एक तरह का, आपने कहना है, एक था न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता होता है राइबोज 5 फास्फेट। दूसरा, ये जो राइबोज 5 फास्फेट है ये इटसेल्फ खुद ही फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर भी तब्दील हो जाता है। ये इस तरह तब्दील हो जाता है। वो गाल समझ आई कि कोई नहीं आई? तो हमने क्या कहना है, हमने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि जो आपका राइबोज 5 फास्फेट है ये 6 फास्फेट के अंदर भी तब्दील हो जाता है। दूसरा आपने कहना है कि राइबोज 5 फास्फेट आपके न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस भी करवाता है। आपने कहना है कि यहाँ पे जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम होता है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। क्या होता है? एक तरह का ट्रांसकीटोलेज एंजाइम होता है। बच्चों जो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की हेल्प करता हो तो उस विटामिन का नाम क्या होता है? हमने पढ़ा था, विटामिन B1 होता है। क्या होता है? विटामिन B1 होता है। दूसरी बात आप लोगों ने जो याद रखनी है वो क्या है? आपने ये कहना होता है कि ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट ही नहीं बनाता होता, इसके साथ आगे भी और भी चीजें बनाना शुरू कर देता है। और मुझे ये बताएं कि यहाँ पे एरो का निशान दोनों तरफ है, तो ये आपका रिवर्सिबल साइकिल होगा, ये रिवर्सिबल साइकिल होगा? शाबाश बच्चों, ये बताइएगा। आपने कहना होता है कि ये आपका कौन सा होता है? रिवर्सिबल होता है। और ये बच्चों आपका सिर्फ एक तरफ तीर है, जब एक तरफ एरो है तो ये आपका इरिवर्सिबल होगा या रिवर्सिबल होगा? आप ये कह सकते हो कि ऊपर वाला इतने वाला जो भी साइकिल होगा वो इरिवर्सिबल है, नीचे वाला जितना भी साइकिल होगा वो कौन सा होगा? वो आपका एक तरह का रिवर्सिबल है। जो आपका इरिवर्सिबल होता है उस साइकिल को हम कहते होते हैं ऑक्सीडेटिव साइकिल। क्या कहते हैं? एक तरह का ऑक्सीडेटिव साइकिल। जो आपका इरिवर्स जो आपका रिवर्सिबल होता है उसको आप कहते होते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव साइकिल। क्या कहते हैं? एक तरह का नॉन ऑक्सीडेटिव साइकिल कहते हैं। तो हम इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अभी जो मैंने सारा बताया, अब मुझे आप लोगों ने थोड़ा सा बताना है, मुझे बताना है कि हाँ जी जनाब क्या होता है। पहले नंबर पे बच्चों मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि फॉर एग्जाम्पल, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है तो ग्लूकोज से क्या बनता होता है? शाबाश, ग्लूकोज से क्या बनता है बच्चों? ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में तब्दील होता है? आपने कहना ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील होता है बच्चों। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जब आप बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट के अंदर ग्लूकोज ले लेते हो तो ये ग्लूकोज जो ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील नहीं होता, बल्कि ये इधर से शंट मार के आपका फ्रुक्टोज, आपका एक तरह का, आपने कहना होता है कि ये आपका 6 फास्फोग्लूकोनेट के अंदर तब्दील होना शुरू कर देता है। अब वो एंजाइम जो ग्लूकोज 6 फास्फेट को 6 फास्फोग्लूकोनेट के अंदर तब्दील करता है उसका नाम क्या है? आपने कहना उसका नाम होता है G6PD एंजाइम। उसके नतीजे में होता क्या है कि NADP प्लस जो होता है वो तब्दील होता है आपका NADPH के अंदर। किसके अंदर? आपका NADPH के अंदर। नंबर वन आपने कहना है ये। दूसरा आपने कहना है कि आगे ये काफी ज्यादा साइकिल इस तरह चलता जाता है और यहाँ पे बनता है आपका राइबोलोज 5 फास्फेट। क्या बनता है? एक तरह का राइबोलोज 5 फास्फेट बनता है। यहाँ पर भी आपका NADP प्लस जो होता है बच्चों वो आपका NADPH के अंदर तब्दील होता है। उसके बाद आपने कहना है कि ये राइबोलोज जो 5 फास्फेट होता है ये किस में तब्दील होता है? आपने कहना है कि ये राइबोज 5 फास्फेट के अंदर तब्दील होता है। अब देखें, आपने कहना है कि ये जो राइबोज 5 फास्फेट बना है ये आपका एक तरह का रिवर्सिबल साइकिल के जरिए आपका फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर भी तब्दील हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू आपने कहना है कि ये न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस भी करवाता होता है बच्चों। नंबर थ्री आपने कहना है कि ये राइबोज 5 फास्फेट जो होता है ये आपका ग्लाइकोलाइसिस का एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस बनाता है जिसको हम कहते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। क्या कहते हैं? एक तरह का ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। और ये सारा साइकिल आपका किसकी मदद से होता है? आपने कहना है ये सब कुछ आपका जिस मदद से हो रहा होता है उसको हम कहते होते हैं ट्रांसकीटोलेज। क्या कहते हैं? एक तरह का ट्रांसकीटोलेज। ठीक है, एक मिनट बच्चों। अच्छा जी, दुआनुर सर राइबोलोज 5 फास्फेट की फॉर्मेशन में से एक फास्फेट कहाँ गया? देखो बच्चों, अब देखें राइबोलोज 5 फास्फेट की फॉर्मेशन में कहाँ पे आप लिखा है कि हाँ जी जनाब कहाँ गया? फॉर एग्जाम्पल ये राइबोलोज 5 फास्फेट है यहाँ पे, ठीक हो गया, तो यहाँ पे राइबोज 5 फास्फेट आ गया। फास्फेट तो साथ ही है बच्चों, किसी जगह पे ये तो नहीं हुआ कि ये कहीं पे गया है। कहाँ पे कह रही बच्चे आप? देखें यहाँ पे राइबोलोज 5 फास्फेट है, यहाँ पे राइबोज 5 फास्फेट है, ठीक है।
ये राइबोज 5 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील हो सकता है। मतलब 5 फास्फेट का मतलब क्या है कि फिफ्थ कार्बन के साथ आपका फास्फेट लगा हुआ है। और अगर ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील हो गया तो फिर क्या हुआ कि वहां पे जाकर ये सिक्स कार्बन के साथ आपका फास्फेट लग गया। फास्फेट तो साथ ही है। बाकी आपने कहना है कि ये जो राइबोज 5 फास्फेट है ये न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस भी करवाता है। बाकी आपने ये कहना है कि ये इधर भी आता है, ग्लाइसरॉल्डियर 3 फास्फेट भी बनाता है। बाकी आपने कहना है कि जो ऊपर वाला साइकिल होता है वो आपका इरिवर्सिबल साइकिल होता है। सर 6 फास्फोग्लूकोनेट से राइबोलोज 5 फास्फेट बना। बच्चे मेरी बात सुनो, 6 फास्फोग्लूकोनेट से राइबोलोज 5 फास्फेट बना। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जी जनाब 6 फास्फोग्लूकोनेट आप जो बोल रहे हो जो फास्फो लफज है, इसका मतलब ये है कि इसके साथ आपका एक तरह का फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है इसका। ठीक है। और ये अगर राइबोलोज 5 फास्फेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ 5 फास्फेट है, उसके साथ 6 फास्फेट है। मेरी बात को समझ रहे हो? इसका ऐसा मतलब नहीं होता। ये आपने कहना होता है। ठीक है। आपने कहना है कि वो 6 फास्फोग्लूकोनेट है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, राइबोलोज 5 फास्फेट है। और दूसरे नंबर पे अगर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये जो फास्फेट होता है ये साथ ही लगा हुआ होता है, साइट नंबर चेंज होता है और फास्ट साथ ही लगा हुआ होता है, वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे। जो आप ये बात कर रही हो ना ये बिल्कुल साथ ही होता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रहा है तो फिर एटीपी की प्रोडक्शन भी करवा सकता है, लाइक ग्लाइकोलाइसिस बच्चे बिल्कुल करवा सकता है, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है। आप ये देखो कि ये राइबोज 5 फास्फेट बना। ठीक है। और यही जो राइबोज 5 फास्फेट है ये जनाब आपका ग्लाइसरॉल्डियर 3 फास्फेट के अंदर आ गया। तो यहाँ से ये आपका क्या चलेगा, आपका एटीपी की प्रोडक्शन करवा सकता है। उसके बाद ये राइबोज 5 फास्फेट है, ये बच्चों आपका एक तरह का न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करवाएगा। उसके बाद ये राइबोज 5 फास्फेट है, ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर जाएगा। तो ये वाला जो है वो रिवर्सिबल है, ऊपर वाले वाला क्या है, इरिवर्सिबल है। ये वाला जो है वो नॉन ऑक्सीडेटिव है, ऊपर वाला क्या है कि ऑक्सीडेटिव है। ये वाला जो है वो जनाब आपका ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की मदद से चलता है। ठीक है। ये आपने याद करना, ऊपर वाला जो होता है वो G6PD जो एंजाइम होता है उसकी मदद से चलता है। अब हम एक तरह का इधर बुक पे देखते हैं बच्चों, देखें क्या है। आपने देखा कि ये ग्लूकोज 6 फास्फेट है, लेकिन ये आया कहाँ से, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से आया। ठीक हो गया बच्चों। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6 फास्फेट 6 फास्फोग्लूकोनेट के अंदर तब्दील हुआ, जिसके नतीजे में NADP प्लस NADPH के अंदर तब्दील हो गया। दूसरा आपने कहना है कि 6 फास्फोग्लूकोनेट आपका राइबोलोज 5 फास्फेट, ये देखें 5 फास्फेट के अंदर तब्दील हुआ। यहाँ पे आपने कहना है कि NADPH ये आपका बन गया, यहाँ पे भी NADPH बना, यहाँ पे भी NADPH बना। ये आपका एक एरो है जिसको आप कहते हैं इरिवर्सिबल साइकिल है। ठीक हो गया। अब आपने कहना है आइसोमिरेज, जहां पे भी लफ्ज आइसो आ जाता है उसको आप कहते हैं बच्चों सिमिलर है। आइसो का मतलब क्या होता है, आपने कहना सिमिलर है। तो राइबोलोज 5 फास्फेट राइबोज 5 फास्फेट के अंदर तब्दील हुआ। राइबोज 5 फास्फेट आपका न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करवाता है, नंबर वन। ये आपका फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर तब्दील करवाता है, नंबर टू। ये तीसरे नंबर पे ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाता है, तीन। यानी कि ये खुद ही तीन जगहों पे जा सकता है। इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो ट्रांसलिटोलेज एंजाइम है, जो विटामिन चाहिए वो विटामिन B1 है। ये आपका रिवर्सिबल है। ठीक हो गया। आप अगर देखें ये आपका क्या होता है, एक तरह का रिवर्सिबल है, और इसको आप क्या कहते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव। नॉन ऑक्सीडेटिव आप क्यों कहते हो बच्चों, क्या इसके अंदर किसी तरह की कोई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है? क्या इसमें से किसी तरह की ऑक्सीजन नॉन कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये बताएं। यहाँ पे बन रही है कि नहीं बन रही? ये आपकी बन रही है कि नहीं बन रही? ऊपर बन रही है। ठीक हो गया। तो ये आपने याद करना है। अब देखें, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चे, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आप लोगों से ये बात पूछूं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या उस बंदे के अंदर NADPH बनेगा बच्चों? NADPH बनेगा। तो आपने बिल्कुल आसान वर्ड्स के से याद रखना है। आपने यहाँ पे जो पिक्चर दी हुई उस रट्टे की तरफ नहीं जाना। बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर आपने लिखना है। वो क्या, आपने कहना होता है कि देखें जी, जब ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है तो ये जो NADPH है ना, ये जो NADPH है, ये इनका ये काम होता है कि ये ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन को रिड्यूस ग्लूटाथायोन के अंदर तब्दील करते हैं। किसमें तब्दील करते हैं, रिड्यूस ग्लूटाथायोन के अंदर तब्दील करते हैं। ठीक है बच्चों। और उसके बाद आपने कहना है कि जो रिड्यूस ग्लूटाथायोन होते हैं ना बच्चों, ये आपकी बॉडी के अंदर क्या काम करते होते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की इंजरी बचाते हैं, ये फ्री रेडिकल्स की इंजरी से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप खुद सोचें बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बंदे के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की कमी होगी तो क्या NADPH बनेगा बच्चों?
जब NADPH ही नहीं बना तो क्या ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन और रिड्यूस ग्लूटाथायोन के अंदर से तब्दील होगा बच्चों? जब रिड्यूस ग्लूटाथायोन ही नहीं बना तो इसके नतीजे में आपकी बॉडी जो होगी वो फ्री रेडिकल से बच सकेगी बच्चों? तो आपने कहना फ्री रेडिकल से आप नहीं बचते, बल्कि फ्री रेडिकल्स की इंजरी होना शुरू हो जाती है। एक बात अपने जहन के अंदर रखिएगा, किसी भी बंदे के अंदर फ्री रेडिकल्स की इंजरी ऐसे नहीं होती। फ्री रेडिकल्स की इंजरी होने के लिए उसके अंदर किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी का होना जरूरी है। स्ट्रेसफुल एक्टिविटी क्या, या कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन का होना जरूरी है जो बंदा ले रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहना है, आपने कहना है मोस्टली आता है कि फेवा बीन्स हो गया, सल्फोनामाइड्स की ड्रग्स हो गई, आपके मलेरिया की प्रीमा क्वीन की ड्रग्स हो गई, नाइट्रोफेरेंटाइन की इन्फेक्शन के लिए हम जो ड्रग यूज करते हैं वो हो गई। ठीक है, तो आपने कहना है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है इन्फेक्शन। ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से जनाब क्या होता है, स्ट्रेसफुल एक्टिविटी होती है जो कि फ्री रेडिकल पैदा करता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी पर अटैक होता है। अब देखें, एक बंदे के अंदर अगर ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर NADPH ही नहीं है। जब उसके अंदर NADPH ही नहीं है तो उसके अंदर जनाब आपका ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन रिड्यूस ग्लूटाथायोन के अंदर तब्दील ही नहीं है। जब ये है ही नहीं, ठीक है, मतलब है कि अब अगर फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करेंगे तो आप उसको बचा नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करते कब हैं? जब भी कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इन्फेक्शन हो गया, मलेरिया हो गया, उसके लिए जब जो ड्रग यूज करते हैं प्रीमाक्वीन हो गया, ठीक है, उसके बाद आप कहना होता है कि आपका फेवाबीन की आप हो गया, उसके बाद आपने कहना सल्फोनामाइड्स हो गया। ठीक है, जब ये होगा तब होगा अगर किसी बंदे के अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की चाहे डेफिशिएंसी है, लेकिन उसके अंदर किसी तरह की कोई इन्फेक्शन या स्ट्रेसफुल एक्टिविटी नहीं है, तो उसके अंदर हीमोलाइटिक एनीमिया नहीं होगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी चलती है तो फिर क्या होता है, आपने कहना है कि इसके नतीजे में एक तरह का हिमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया बच्चों? अब देखें कि जब आपके फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा है जिसको मलेरिया हुआ, या जिसने प्रीमा क्वीन की टैबलेट्स ली, या जिस बंदे ने जनाब कोई मेडिसिन ली, सल्फोनामाइड्स ली, और उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके आरबीसीज जो हैं वो एक तरह के डैमेज होना शुरू हो गए। जब आपके आरबीसीज डैमेज होना शुरू हो गए तो इसको आप क्या कहते हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया कहते हो बच्चों? मुझे ये बताएं कि जब आपके आरबीसीज डैमेज होंगे तो एक वक्त आएगा जिसको आपने कहना होता है कि जब आपके आरबीसीज डैमेज होते हैं तो आपने कहना होता है कि आपकी एक जो ग्लोबिन चेन होती है वो डी नेचर्ड बन जाती है। क्या बनती है? एक तरह का आपने कहना है कि जो ग्लोबिन चेन है, आपके आरबीसी किससे बनते होते हैं? आपको पता है कि हीम और ग्लोबिन से। किससे बनते हैं? आपके हीम और ग्लोबिन से होते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लोबिन चेन होती है वो पता क्या करती है, यहाँ पे ये डी नेचर्ड होती है और ये आरबीसी के अंदर ही इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी ये ग्लोबिन चेन आपके आरबीसी के अंदर ही डी नेचर्ड होना शुरू हो जाए तो इसको आप कहते होते हैं हैंड्स बॉडीज। क्या कहते हैं? एक तरह का हैंड्स बॉडीज कहते हैं। मुझे ये बताएं कि जब आपके ये आरबीसी जैसे ही ट्रेवल करते हैं तो आपके जो मैक्रोफेज होंगे वो इनको खाएंगे कि नहीं खाएंगे? उनको खाएंगे। अब वो कंडीशन जब आपके मैक्रोफेज उनको इनगल्फ करते हैं तो इसको आप क्या कहते होते हो बच्चों? वो बाइट करते हो, तो इसके नतीजे में जो आपके सेल मिलते हैं वो ऐसे कुछ मिलते हैं जिसको हम कहते हैं एक तरह का बाइट सेल्स। क्या मिलते हैं? एक तरह का बाइट सेल्स देखने को मिलते होते हैं। तीसरे नंबर पे बच्चों मुझे ये बताएं कि ये जो मैक्रोफेज होते हैं जो कि आरबीसी को खाते हैं, ये पता कौन से होते हैं बच्चों? आपने कहना है कि सप्लीनिक मैक्रोफेजेस होते हैं। कहाँ पे? सप्लीन के अंदर जो मैक्रोफेज पाए जाते हैं वो होते हैं। तो देखो बच्चों, अब आप खुद सोचें कि अगर ये सप्लीनिक मैक्रोफेज होते हैं तो सप्लीन के अंदर जो मैक्रोफेज होंगे वो खाएंगे, तो सप्लीन के अंदर जो मैक्रोफेज जब ये खाएंगे तो सप्लीन का जो साइज होगा वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सप्लीन का साइज बढ़ेगा, तो इसके नतीजे में आप सप्लीनोमेगाली देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? आंखें बंद करके आपने कहना सप्लीनोमेगाली देख सकते हैं। मोर देन 90%। अब ये क्या होता है, आपने कहना है कि ये मेल के अंदर डिजीज पाई जाती है, फीमेल के अंदर डिजीज नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है। कौन सी है? आपने कहना ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन, अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा बंदा आपके पास प्रेजेंट करता है, एक ऐसा बंदा आपके पास प्रेजेंट करता है जिसको अनीमिया है, जिसके अंदर जनाब सप्लीनोमेगाली है, जिसके अंदर आप हैंड्स बॉडीज देखते हो, उसके बाद जनाब बाइट सेल्स देखने को मिलते होते हैं, उसने रिसेंटली मलेरिया की मेडिसिन यूज की है, तो आपका डायग्नोज क्या है? तो आपने क्या कहना है? आपने कहना भाईजान ये G6PD है। क्या? एक तरह का ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो फिर भी पूछ सकता है। शाबाश एनी मान जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई बंदा पूछ ले। ठीक हो गया? सर अगर G6PD की डेफिशिएंसी है तो ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस को ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी। बच्चे मेरी बात सुनो, शानजी ज्यादा ओवर थिंक ना किया करो। तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम चीजों को ना बहुत ना, ठीक है सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस लेवल पर जाना कि सोचना कि अपने लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा करना, तुम वो चीजें करती हो। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, लेकिन अब मेरी बात सुनो। ग्लूकोज 6 फास्फेट, आप खुद सोचें कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी डेफिशिएंसी है
तो उसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर फर्क क्यों पड़ेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। ओ भाई, ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर तो फर्क तब पड़े ना जब आपका ग्लूकोज जो है वो चल ही नहीं रही। आपकी ग्लूकोज तो आती तब है जब आपकी बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर हो जाती है, तभी इस साइकिल में आती है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल एक तरह का ग्लूकोज आपकी बहुत ज्यादा एक तरह का हो जाएगी तो तभी आएगी ना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्लूकोज जितनी बॉडी की रिक्वायर है उतनी आ रही, फिर तो मसला ही नहीं है। तो जितनी हमें चाहिए अगर उतनी आ रही, प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, हाँ आप ये कह सकते हैं कि सर जी अगर ये G6PD नहीं चलेगा तो क्या फिर आपका एक तरह का हम बंदे की बॉडी के अंदर कुछ और चीजें देख सकते हैं? आप कहते हैं जी देख सकते हैं क्या? आप देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की सही तरह सिंथेसिस नहीं होती। आप ये देख सकते हैं कि हाँ जी जनाब, न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के अलावा, एक मिनट रुकिएगा यार। अच्छा जी, आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है एक तरह का अच्छा जी, आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस नहीं होती। ये सारा कुछ आप देख सकते होते हो, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए मेन चीजें बच्चे। अब देखें, आपने क्या कहा, ये सारा साइकिल बच्चों हम कर चुके हैं, इधर से भी ठीक हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, आ जाओ जनाब आगे, एक मिनट। अच्छा जी, दूसरा देखें बच्चों, ये क्या है? आपने कहा NADPH इज नेसेसरी टू ट्रीट ग्लूटाथायोन रिड्यूस विच इन टर्न डिटॉक्सिफाई फ्री रेडिकल एंड peroxidase। NADPH कम होगा इन आरबीसी लीड टू हेमोलाइटिक अनीमिया ड्यू टू poor आरबीसी डिफेंस अगेंस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से फेवाबिन सल्फोनामाइड नाइट्रोफोरेंटाइन प्रीमाक्वीन इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज होता है। कैन आल्सो प्रेसिपिटेट हेमोलाइसिस, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स होते हैं दैट डिफ्यूज इनटू आरबीसी कॉज द ऑक्सीडेटिव डैमेज। उसके बाद क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव, बच्चों आपने कहना एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मोस्ट कॉमन ह्यूमन एंजाइम डेफिशिएंसी यही होती है, मोर प्रीवलेंट अमंग डिसेंडेंट ऑफ पीपल इन द मलेरियन एंडेमिक रीजन। मतलब वो बंदे जो मलेरिया वाले जो हैं उनके अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता होता है बच्चों। ठीक हो गया, आगे देखें। हैंड्स बॉडीज क्या है? हैंड्स बॉडी डी नेचर ग्लोबिन चेन प्रेसिपिटेट विद द आरबीसी ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद बाइट सेल्स क्या होगा? रिजल्टिंग, आपने कहना रिजल्ट फ्रॉम द फेगोसाइटिक रिमूवल ऑफ द हैंड्स बॉडीज बाय द स्प्लेनिक मैक्रोफेज। जब आप इसको स्प्लीन जब इसको रिमूव करने लगता है तो जब इसको बाइट करता है तो क्या होता है, एक तरह का आपका बाइट सेल्स बन जाते हैं। लेकिन आपने कहना है कि स्प्लीन जो है आपके आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या है? आपके आरबीसी का ग्रेवयार्ड है स्प्लीन, ठीक है। अगर आपके आरबीसी बहुत ज्यादा टूटे जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं, तो क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल एक कब्रिस्तान जो है वो जनाब उसके अंदर मुर्दे आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, तो क्या होगा? आपको पता कब्रिस्तान बड़ा करना पड़ेगा। तो सेम टू सेम आपने कहना कि आरबीसी जो होते हैं वो क्या है? आपने कहना आरबीसी जो होते हैं वो जनाब उनका जो ग्रेवयार्ड होता है वो क्या होता है, एक तरह का स्प्लीन है। तो अगर स्प्लीन बहुत ज्यादा टूट रहा है तो स्प्लीन क्या होगा, साइज में बढ़ जाएगा, जिस वजह से हम इसके अंदर क्या देखते हैं, स्प्लीनोमेगाली देखते होते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे बंदा पूछ सकता, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा आपको पता हो कि ये पेंटोज फास्फेट पाथवे जिसको हम HMP शंट पाथवे कहते होते हैं, इसके अंदर क्या होता है? आपने कहना होता है जो अभी हमने पढ़ा है बच्चों, यही चीजें जैसा कि also called HMP shunt pathway provide a source of NADPH from the abundantly